of simple pendulum. What is called simple pendulum? एक स्ट्रिंग होगी उससे एक मास कनेक्टेड होगा, ऐसे करके मूव करेगा. इज इट ऑसिलेशन और एसएचएम? इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो ऑसिलेशन होगा या एसएचएम होगा? वैसे तो सर्कुलर मोशन है और टू और फ्रो मोशन भी है, इसका मतलब वो ऑसिलेशन है, ठीक है ना. लेकिन उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं. कैसे? पार्टिकल सर्कल में चल रहे हैं, ऐसे स्ट्रिंग यहां पर फिक्स्ड है और ये उसका सेंटर है. तो अगर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन स्मॉल है तो सर्कल का छोटा सा पार्ट कैसे बिहेव करेगा? अर्थ तो गोल है ना, लेकिन हमें कैसे दिखती है? फ्लैट दिखती है. तो सर्कल का छोटा सा पार्ट कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा. तो अगर स्मॉल ऑसिलेशंस की बात करोगे ना, तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस मोशन कैसा हो जाएगा? मोशन हो जाएगा लीनियर, अदरवाइज तो सर्कुलर मोशन है. और अगर इस ऑब्जेक्ट का मोशन लीनियर है, इसका मतलब इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि ये क्या कर सकता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है. क्लियर? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला स्टेप क्या है? वैसे तो पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, लेकिन मैं इतना छोटा सा पार्ट ऑब्जर्व करता है ऐसे. तो ये जो छोटा सा पार्ट होता है ये कैसे बिहेव करता है? एक स्ट्रेट लाइन की तरह. और स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि मोशन कैसा हो सकता है? एसएचएम हो सकता है. तो मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया, उसमें एक थ्रेड है, इसको बॉब बोलते हैं. थ्रेड यहां पर फिक्स्ड है और ये ऐसे करके ऑसिलेट करता है. हाँ, साफ सुथरा दिखाई दे तो मैंने ऐसे बना दिया, और शायद इसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा है, और इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड है कि एसएचएम तो नहीं हो सकता. हम कौन सी कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं? हम उस कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं कि डेल्टा थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल. तो वेरी स्मॉल होगा तो ऐसे चलेगा, और ऐसे तो लीनियर हो जाएगा. तो एक्चुअली सिचुएशन जो ये वाली है ना, वो इसी का मैग्नीफाइड वर्जन है कि पार्टिकल यहां पर था, मैंने उसको इनलार्ज करके ऐसे बना दिया. तो मेन पोजीशन को हमने ओरिजिन मान लिया, और जहां पर ये पहुंच चुका है इस समय, उस समय ये वाली डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं. पहला स्टेप तो यही था ना, क्या? फाइंड द मेन पोजीशन. अगला स्टेप क्या था? चला दो उसे. नेक्स्ट स्टेप था ऑब्जर्व करो, जनरल पोजीशन पे ऑब्जर्व करो. और अगला स्टेप था रिस्टोरिंग फोर्स निकालो. तो तुमसे एक छोटा सा सवाल है कि व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स? कौन सा फोर्स है जो इस पार्टिकल की पोजीशन को इसकी मेन पोजीशन पर रिस्टोर करना चाह रहा है? कौन सा? तुमने से पूछा कौन सा फोर्स है जो इसकी पोजीशन को रिस्टोर करना चाह रहा है. तो पहले ये पता कर लो ना कि इसके पास फोर्सेस कौन कौन से. तो इस पार्टिकल पर प्राइमरली कौन सा फोर्स लगेगा? mg लगेगा. mg की वजह से एक कंपोनेंट इधर आएगा और वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो एक और लगेगा. कौन सा? टेंशन. क्या टेंशन रिस्टोरिंग हो सकता? कतई नहीं हो सकता है. क्यों? टेंशन तो उसके मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है ना. टेंशन तो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा. तो ये वाला एंगल अगर मैंने डेल्टा थीटा माना है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा? डेल्टा थीटा. राइट? अगर ये एंगल डेल्टा थीटा है तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना? mg cos ऑफ डेल्टा
थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, दैट विल बी mg साइन ऑफ डेल्टा थीटा। फिगर मैंने इसलिए ऐसा बनाया ताकि तुम्हें समझ में आए। बड़े डायग्राम एक्चुअली ज्यादा अच्छे लगते हैं, अदरवाइज डेल्टा थीटा तो बहुत छोटा है ना, और अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है ना तो ये एक्चुअली लगभग कैसे हॉरिजॉन्टल आ रहा है। इस वाले फोर्स का काम क्या है? रस्सी को तोड़ने का, और रस्सी को टूटने से बचा कौन रहा? टेंशन बचा रहा। ये टेंशन प्रोड्यूस इसीलिए हो रहा है, तो रिस्टोर कराना किसका काम हो गया? समझे, साइन थीटा का। तो मैं एक बात तो बोल सकता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आएगी कितनी? mg इंटू साइन ऑफ डेल्टा थीटा। इसको हमने x माना था ना, और ये पेंडुलम की लेंथ थी, और ये वाला एंगल कितना था? दैट इज थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्क? x माना था, तो आर्क लेंथ कितनी आ गई? x। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा सवाल किसी भी टॉपिक से आज तक नहीं पूछे गए पूरी दुनिया में। जब बात 10th और 11th और 12th की फिजिक्स की है, हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं तो भी सिंपल पेंडुलम पे ही सवाल आते हैं, राइट? एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो भी सिंपल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम पहले से ही जानते हैं, क्या होता है? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी के इक्वल। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी मेथड से हम क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई थिंक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मेजरमेंट यहीं से आता है, और सारे सिलेबस में लगभग रहते हैं कि जी की वैल्यू निकालो। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में एंगल विल बी इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो ये वाली वैल्यू थी x, और यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं, तो आर्क लेंथ कितनी आ गई? x, और रेडियस कितनी आ गई? l के इक्वल आ गई। एंगल को लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई l। क्या एंगल बहुत छोटा है? अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। इस फोर्स को लिख सकते, यस, रिस्टोरिंग फोर्स को लिख सकते हैं m इंटू जी, और साइन डेल्टा थीटा का मतलब क्या है? डेल्टा थीटा। और फिर डेल्टा थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आएगा? डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई l। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई। x किधर था? राइट साइड पर। फोर्स किधर था? लेफ्ट साइड पर। क्या दोनों अपोजिट थे? तो अगर मैं फोर्स लिखना चाहता तो मैं लिखता F विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई l इंटू x। और क्या x और f दोनों अपोजिट है? अगर x और f दोनों अपोजिट है, इसका मतलब एक माइनस लगा सकते हैं। और यहां से क्या बोल सकते हैं? यहां से बोल सकते हैं कि दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्स को मास इंटू एक्सलरेशन लिखोगे, मास और मास कैंसिल होगा, तो एक्सलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस जी डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स। इसको बता सकते हो क्या लिखा हुआ? कंपेयर कर दो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी? जी डिवाइडेड बाई एल। तो फिर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई एल। तो अगर टाइम पीरियड लिखना चाहोगे दैट विल बी 2 पाई रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अगर इसी क्वेश्चन में छोटा सा वेरिएशन कर देता कि सिंपल पेंडुलम को एक लिफ्ट में लटका दिया ऐसे, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलरेटेड, इसकी लेंथ एल के इक्वल है, तो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ ए से एक्सलरेटेड होती तो अब टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आती? आई थिंक उसी प्रोसेस को फॉलो करता है। क्या प्रोसेस है? मीन पोजीशन फाइंड करो, डिस्प्लेस करा दो, जनरल पोजीशन पे ऑब्जर्व करो। तो जब जनरल पोजीशन पे ऑब्जर्व किया, एक और बात, गैस पार्टिकल का मोशन ऑसिलेटरी, भूलने के पहले सोचना चाहिए, पता है कैसे चल रहा होगा? इज इट ऑसिलेटरी मोशन? ये तो वापस वहां आता ही नहीं जहां से चला था, ठीक है ना?
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई जनरलाइज करके पूछ लेना कि क्या ऑसिलेटरी मोशन, आंसर इज सिंपली नो। ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसे कतई भी ये मोशन ऑसिलेटरी नहीं दिखेगा। तो अगर कोई बात ऑसिलेशन की कर रहा है तो कहां से कर रहा है? इसे जो भी देख रहा है वो कहां से देख रहा है? लेफ्ट के अंदर से देख रहा है। तो अगर मुझे ऑसिलेशन या एसएचएम देखना है तो पहली कंडीशन तो मुझे ये फॉलो करनी पड़ेगी कि मेरा ऑब्जर्वर कहां पे होना चाहिए, इसी लिफ्ट के अंदर। अगर लिफ्ट के बाहर से देखोगे ना तो काय का ऑसिलेशन और काय का एसएचएम। नीचे लिफ्ट जाएगी तो ऐसे चलेगा, ऊपर जाएगी तो ऐसे चलेगा। इसका मतलब कहां से ऑब्जर्व करना? वो ना भी बोले ना और तुमसे एसएचएम की बात करे, इसका मतलब वो कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? लिफ्ट के अंदर से ऑब्जर्व। जैसे हम लिफ्ट के अंदर बैठ गए, हमारा फ्रेम कैसा हो गया? ये बातें बार बार क्यों बताई जाती है पता? मैं तो पढ़ा चुका हूं, नॉन नर्सियल क्या है, नर्सियल क्या है। मुझे आना चाहिए 4 लाइन में सोल्यूशन लिख देना चाहिए, तुम्हारे ऊपर छोड़ देना चाहिए, रट लेना जाकर के। ये बार बार इसलिए बताया जाता है कि वो क्लियरिटी हमेशा रहे, क्योंकि सोचने का तरीका तो नहीं बदलेगा ना, वो तो हर चैप्टर में एक ही जैसा रहेगा। ठीक है ना? हमारा फ्रेम कैसा हो गया? नॉन नर्सियल हो गया। एक्सलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है। तो एक फोर्स और आने वाला है, कौन सा? सूडो फोर्स आने वाला है। तो एक रियल फोर्स लग रहा था, कौन सा? mg। टेंशन अभी भी वैसे एक्ट करेगा, बस फर्क इतना पड़ा होगा कि एक और फोर्स आ गया, कौन सा? हमें आ गया। पूरे केस में अगर कुछ बदला है ना तो सिर्फ इतना बदला है कि जहां पे पहले mg लिखा रहता था वहां पर mg प्लस ma आ गया, मतलब m टाइम g प्लस a आ गया। तो पुराने वाले केस में और इस केस में केवल इतना डिफरेंस आ रहा है कि इस पोजीशन पर पहले mg लगता था और अब mg की जगह mg प्लस a। तो शायद g विल बी रिप्लेस्ड बाय g प्लस a। और अगर g को g प्लस a से रिप्लेस करेंगे तो सॉल्व करने का तो पहले जैसे सॉल्व कर लेना, टाइम पीरियड की वैल्यू वही निकल के आएगी, 2 पाई रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई g प्लस a। ऑब्वियस सी बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, थोड़ा जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ ना एक्सलरेटेड होती, नीचे एक्सलरेटेड होती, तो अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सलरेटेड होते ना, ऐसे सिंपल पेंडुलम है, लिफ्ट का एक्सलरेशन नीचे की तरफ है, इसका मास m था, लेंथ की वैल्यू l थी, तो बता सकते हो किसको किससे रिप्लेस करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ और भी सोचना चाहिए, राइट? हमें कम से कम ये भी सोचना चाहिए कि कहीं g से a बड़ा तो नहीं, क्योंकि अगर g से a बड़ा हो गया ना तो mg नीचे आएगा और ma ऊपर आएगा, और ma के ऊपर आ जाने का मतलब अगर ma mg से बड़ा हो गया तो नेट फोर्स किधर आ गया? ऊपर। रस्सी तो ढीली पड़ जाएगी ना, और ये पार्टिकल जाके छत से टकरा जाएगा, ऐसा चम ही नहीं होगा। अगर g a के बराबर हो जाए इसका मतलब फोर्स ही खत्म हो गया, प्राइमरी फोर्स खत्म हो गया तो टेंशन भी खत्म हो गया, तो उस केस में भी ऑसिलेट नहीं करने वाला। बात समझ में आ गई? तो मैंने पहला केस लिखा है कि a की वैल्यू g से छोटी है। अगर a की वैल्यू g से छोटी तो मैं बोल सकता हूं mg का फोर्स नीचे लगा, ma का फोर्स ऊपर लगा, और ma mg से छोटा है तो नेट नीचे आया, तो सेकेंडरी फोर्स टेंशन ऊपर डेवलप हो गया। और जब ये यहां पर पहुंचा तो बस इतना ही फर्क पड़ा कि mg की जगह किसने ले ली? mg माइनस है। तो g को किससे रिप्लेस कर, बाकी सब तो वैसे ही आएगा। इसका एक कंपोनेंट करेंगे टेंशन को बैलेंस करेगा, दूसरा कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स के एक्सप्रेशन में केवल एक चीज रिप्लेस होगी, किससे? g रिप्लेस होगा, g माइनस। कैसे? लेकिन अगर कभी ऐसे बोलने लगे कि एक पेंडुलम लिफ्ट में है, लेकिन लिफ्ट के पास जो एक्सलरेशन है वो डाउनवर्ड है और उसकी वैल्यू g से ज्यादा है, तो अगर ये लिफ्ट होती ना और इसका एक्सलरेशन डाउनवर्ड a होता और उसकी वैल्यू g से ज्यादा होती, तो सिंपल पेंडुलम शायद ऐसा होता। Am I right? अगर एक लिफ्ट में होते हैं ना और लिफ्ट का एक्सलरेशन g से बड़ा होता है ना, तो चीजें ऊपर भाग रही होती लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, और सारी चीजें जाके ऊपर टकराती हैं। चेक करना, पेन को छोड़ देता हूं, लिफ्ट का ऊपर वाला सरफेस ऐसे, और ये तेज चल रहा है, स्लोली चल रहा है, तो इस वाले पार्ट ने इसके साथ कोलाइड किया,
इसका मतलब लिफ्ट के फ्रेम में अगर बात करेंगे ना, तो लिफ्ट के फ्रेम में प्राइमरी ग्रेविटी का फोर्स किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, कितना आ रहा है, mg आ रहा है। सूडो फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, कितना आ रहा है, ma। अगर a की वैल्यू g से बड़ी आ रही ना, इसका मतलब ma की वैल्यू भी किससे बड़ी, mg। इसका मतलब ये किधर जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, तो रस्सी को तो फिर भी तोड़ेगा ना, और रस्सी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो टेंशन किधर आएगा, नीचे। इसे अगर सॉल्व करना होता तो मैं ऐसे सॉल्व करता, ये इस सर्कल में मूव करेगा और जब यहां पे पहुंचेगा तो एक फोर्स ऊपर लगेगा, कितना, दैट इज ma माइनस mg एंड दैट कैन बी रिटन एज ma माइनस c। इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, अगर इस एंगल को थीटा मानते तो दिस कंपोनेंट विल बी ma माइनस g cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ma माइनस g इंटू साइन थीटा। इस वाले फोर्स का काम क्या होगा, इस रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा दोनों बराबर होंगे, एक्सलरेशन भी तो होगा ना सेंटर की तरफ, सर्कुलर मोशन है। हाँ, ये वाला फोर्स किसका काम करेगा, रिस्टोरेशन का काम करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई, कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई m टाइम्स a माइनस जी इंटू साइन थीटा। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज m टाइम्स a माइनस जी साइन थीटा विल बी रिटन एज थीटा। और एंगल अगर लिखना चाहेंगे तो बोलेंगे आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस की वैल्यू l की इक्वल थी, तो दिस रिस्टोरिंग फोर्स कैन बी रिटन एज m टाइम्स a माइनस g इंटू x डिवाइडेड बाय l। रिस्टोरिंग फोर्स किधर है, इधर आ रहा है, और x किधर था, राइट साइड पर। क्या दोनों अपोजिट थे, सर्कुलर नहीं देखना है, छोटा सा ऑसिलेशन ऐसे हो रहा होगा, राइट। तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर x के ऑपोजिट आ रहा है, देन यू कैन राइट F इज इक्वल टू माइनस m टाइम्स a माइनस g इंटू एक्स डिवाइडेड बाय l। मास से डिवाइड करोगे एक्सलरेशन आएगा, दिस इज a माइनस जी डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स। इस वाली क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, आखिरी स्टेप, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करोगे तो यहां से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अंडर रूट a माइनस जी डिवाइडेड बाई एल। प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, मीन पोजीशन, इसके बाद मूव करा दो, जनरल पोजीशन एक्स पे ऑब्जर्व करो, फिर इसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स निकालो। अगर वो एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाए, अपोजिट आ जाए, तो बोल देना कि मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन निकल आया तो हमें आखिरी में एक इक्वेशन से कंपेयर करना है, एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक डिफरेंट सवाल पूछा गया, अब ऑब्वियस सी बात, इतना पुराना टॉपिक है तो कुछ ना कुछ तो टुस करते ही रहेगा वो। लिफ्ट वाले केसेस भी पूछे, उसने बोला इसको एक कार में लटका दो, एक सिंपल पेंडुलम है और ये कार है, और कार ऐसे एक्सलरेटेड है इस तरीके से, इस, अब क्या होगा, अब इतनी उम्मीद है कि तुम इसका आंसर दे सकते हो। अगर ये कार ऐसे एक्सलरेटेड है ना, तो बात है कि टाइम पीरियड ओमेगा निकाला कैसे जाए, तो क्या ही फर्क पड़ता है कार एक्सलरेट करा दे या ना एक्सलरेट कराए, हमारे पास तो वही 5 स्टेप है ना। पहला मीन फाइंड करो, दूसरा डिस्प्लेस करो, फिर उसको ऑब्जर्व करो किसी जनरल पोजीशन पर, इसके बाद फोर्स निकालो, अगर फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाए तो बोल दो क्या एसएचएम है, और लास्ट में कंपेयर कर दो अगर एसएचएम है किससे, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चन कैसे बदल रहा है, हमारे पास स्टेप क्लियर है, हम अपने स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बात मुझे पता है कि ये एसएचएम अगर दिखेगा ना तो जमीन से तो नहीं दिखेगा, कार तो भागती चली जा रही, तो अगर एसएचएम करेगा भी तो ऐसे ऐसे करके करेगा। इज इट एसएचएम, एसएचएम का मतलब था उसको एक ही पोजीशन के दर दर भागना था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो एसएचएम नहीं हो सकता है, अगर हो सकता था तो कहां से हो सकता था, कार के रिस्पेक्ट में होगा। तो कार के रिस्पेक्ट में पहले तो मैं मीन पोजीशन फाइंड करूंगा, सबको क्लियर होगा कि मीन पोजीशन ऐसे आने वाली। कार का फ्रेम कैसे, नॉन इनर्शियल, किस डायरेक्शन में एक्सलरेशन है,
राइट डायरेक्शन में। सूडो फोर्स किधर लगाएंगे? लेफ्ट डायरेक्शन में। ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है, तो सूडो फोर्स लगा लेफ्ट डायरेक्शन में ma, और ग्रेविटी का फोर्स लगा mg डाउनवर्ड। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, कितना आ गया? m टाइम्स रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। और इस डायरेक्शन में अगर दो प्राइमरी फोर्सेस का रिजल्टेंट है ना, तो रस्सी को तो ऐसे ठहरना होगा ना। रस्सी ऐसे लटक रही होती है ना, तो ऐसे रहती है, तुम पकड़ के ऐसे खींच दो ना, तो रस्सी भी ऐसे ही हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में रस्सी पे फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में रस्सी स्टे करेगी। इसका मतलब मीन पोजीशन यहां पे आ गई, और मीन पोजीशन की स्टेट पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा होगा दैट इज m रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। और इसी ने क्या डेवलप किया होगा? टेंशन डेवलप किया होगा। क्या मिल गया? मीन पोजीशन। एक अलग बात है कि हम रट लेते हैं, लेकिन अगर डराइव करें तो सारी चीजें समझ में भी आए। पहला काम पूरा हो गया। हमें पता है कि अगर ये सच हम करेगा तो ऐसे ही कर सकते। जब ऐसे लटका था तो ऐसे सच हम कर रहा था, जब रस्सी नीचे थी पार्टिकल ऊपर था तो ऐसे सच हम कर रहा था। अब रस्सी ऐसे लटकी तो पक्का फिर ऐसे सच हम करने वाला। तो मेरा अगला स्टेप होगा कि इसको ऐसे मूव करा दो। जब वो पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो मैंने इसको ऑब्जर्व किया x डिस्टेंस पर, तो उस समय ये वाला कुछ एंगल आ गया, लेकिन शायद फोर्स तो ऐसे ही लग रहा होगा। क्या रस्सी घुमा देने से mg बदल जाता है? नहीं बदलता है। क्या रस्सी घुमा देने से सूडो फोर्स बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो क्या रस्सी घुमा देने से इन दोनों का रिजल्टेंट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अभी भी रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में उसी वैल्यू पर आएगा, तो ये वाला फोर्स भी उतना ही आने वाला है। कितना? दिस इज m टाइम्स रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन रस्सी घूम गई, फोर्स नहीं घूमा। इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इधर का निकालते हैं और इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इधर निकालते हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी कितना? थीटा। तो इस फोर्स का ये कंपोनेंट कितना आएगा? m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? m अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इस वाले फोर्स का काम क्या होगा? टेंशन डेवलप करना होगा। और वापस कौन ले जाएगा? ये वाला ले जाए। तो इसे मैं क्या नाम दे दूं? इसको मैं नाम दे देता हूं, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स? m रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो हमें रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू मिल गई, f रिस्टोरिंग, एंड f रिस्टोरिंग विल बी इक्वल टू m अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू साइन थीटा। छोटे ऑसिलेशंस की बात हो रही तो ऐसे लिख सकते हैं m अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, और साइन थीटा को क्या लिख देते हैं? थीटा लिख देते हैं। बाकी बता ही सकते हो थीटा को क्या लिख दें? एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ का मतलब x था, रेडियस का मतलब रस्सी की लेंथ थी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? x डिवाइडेड बाय l। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई m अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय l। इसको मास इंटू एक्सलरेशन लिखोगे, मास कैंसिल होगा और एक्सलरेशन की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाइड बाय x। चेक करना, रिस्टोरिंग फोर्स इधर था, मेजरमेंट यहां से था, x इधर था। क्या x और रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट है? अगर दो वेक्टर अपोजिट है तो उनके बीच में एक माइनस लगा दो। क्या ये वाला एक्सलरेशन x के प्रोपोर्शनल और क्या उसके अपोजिट है? तो क्या ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, लेकिन शर्त है फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, राइट? तो यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई कितनी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एल। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलेगा कि सिंपल पेंडुलम कार में लटका था और कार सर्कल में चल रही थी, तो अगर कार सर्कल में चलती तो भी मुझे क्या करना पड़ता? कार के अंदर ही जाना पड़ता। और जब कार के अंदर जाते तो बाहर की तरफ क्या लगता? जिसको तुम बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स ही तो है ना।
तो सूडो फोर्स बाहर लगा, mg नीचे लगा, रिजल्टेंट इधर आ गया, मीन पोजीशन ऐसे आ गए और इसके बाद वो ऑसिलेट करेगा। आई थिंक सेम डिस्कशन आएगा, बस ए विल बी रिप्लेस विद एक्स ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। अगर कार आर रेडियस के सर्कल में ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी तो उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा? दैट विल बी आर ओमेगा स्क्वायर इनटू मास। तो अगर सर्कुलर मोशन करती कार में भी लटका देता तो भी क्या फर्क पड़ता है? आंसर विल बी सेम। हमें कुछ नहीं करना है, 5 बातें याद रखनी। पहली, फाइंड द मीन पोजीशन, जिसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दूसरा, उसे चला दो। तीसरा, जनरल पोजीशन पे ऑब्जर्व करो। चौथा, फोर्स निकाल के चेक करो। अगर फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल अपोजिट है तो एसएचएम है, अगर एसएचएम निकल है तो एक्सेलरेशन निकाल के लास्ट में कंपेयर कर देना, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से क्या मिलेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्लियर हो गया? तो सिंपल पेंडुलम को कहीं भी लटका देता है, आंसर्स कर सकते हो। कितना क्लियर हुआ? राइट। एक सवाल बहुत पुराना है और ये सवाल क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जो लोग भी फॉर्मूले पे काम करते हैं ना, ये उनके लिए पूछा जाता है। एग्जामिनर हमेशा पूछता है कि लेंथ अगर बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, लेकिन वो बोल देता है लेंथ इनफाइनाइट कर दो, तो क्या टाइम पीरियड भी इनफाइनाइट आ जाएगा? उसने बोला कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ अगर इनफाइनाइट है तो उस केस में फिर टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आएगी? अगर पहले तो हमें पता है कैसे सोचना चाहिए। फॉर्मूले एक्चुअली हमें सोचने से मना कर देते हैं, हम कुछ और सोच ही नहीं पाते। हमें तो ये सोचना चाहिए पेंडुलम का बॉब इधर था और रस्सी इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, जहां पे भगवान रहते हैं, जहां भी रहते हैं, मतलब पास तक तो नहीं दिखे अभी तक, गैलेक्सी के बाहर जाना पड़ेगा शायद दिख जाए। तो रस्सी इतनी लंबी है ना, ठीक है ना, इतनी लंबी रस्सी के केस में अगर मैं बॉब को थोड़ा ऐसे खिसका दूं ना, तो रस्सी ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे चलेगी। इमेजिन करना, एक छोटी सी रस्सी है, थोड़ा घुमाया तो ऐसे चली, फिर थोड़ी सी बड़ी रस्सी ले ली तो वो इतना रोटेट करे, थोड़ी सी और बड़ी रस्सी ले लेते हैं तो इतना, ये एंगल था θ1, ये वाला θ2 और ये वाला θ3, तो θ3, θ2 और θ1 में सबसे छोटा कौन सा है? आई थिंक θ3। अभी तो मैंने जरा सी लेंथ बढ़ाई, अगर मैं लेंथ बढ़ाता जाऊंगा तो क्या एंगल घटता जाएगा? और अगर उसने बोल दिया कि लेंथ इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इसका मतलब थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मतलब अब अगर मैं ऑसिलेट कराऊंगा तो पेंडुलम ऐसे चलेगा। अभी तक ऐसे दिख रहा था ना, और अब फॉर केस ऑफ इनफाइनाइट लेंथ दैट पेंडुलम विल मूव लाइक दिस, तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जब ऐसे मूव करेगा तो mg तो नीचे लग रहा था, t ऊपर लग रहा था, फिर ऑसिलेटी क्यों करेगा? लेकिन इतना बड़ा पेंडुलम है कि अगर मैं थोड़ा सा भी घुमा देता हूं ना, तो मैं फिर ऐसे बोलूंगा, अभी तक पेंडुलम छोटा था तो अर्थ को फ्लैट मान लिया था, अब पेंडुलम इतना बड़ा हो गया कि अर्थ उसके सामने छोटी हो गई। अर्थ का रेडियस तो 6400 किलोमीटर ही है ना, लेकिन पेंडुलम का, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में, ना कुछ छोटा होता है ना कुछ बड़ा होता है। कोई चीज किसी के कंपैरिजन में छोटी है तो किसी के कंपैरिजन में बड़ी है। अभी तक अर्थ को फ्लैट बनाते थे, पेंडुलम को इतना बड़ा बनाते थे, क्यों? क्योंकि पेंडुलम वाज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अर्थ। लेकिन अब की बार तो बोल दिया ना कि पेंडुलम की लेंथ इनफाइनाइट, इसका मतलब अर्थ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ पेंडुलम। इसका मतलब अर्थ अगर स्मॉल है ना और सिंपल पेंडुलम ऐसा है, तो जब ये बॉब ऐसे जाएगा ना इस मीन पोजीशन से यहां तक, तो मुझे एक चीज तो साफ साफ समझ में आ रही है कि ग्रेविटी के फोर्स की डायरेक्शन ऐसे तो नहीं रहेगी, पहले ऐसे लग रही थी तो बाद में ऐसे लगेगी। कुछ बात समझ में? एक सिंपल अप्रोक्सीमेशन का ही तो केस है ना। अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ बहुत बड़ी हो गई तो अर्थ छोटी सी हो गई, और अर्थ अगर उसके कंपैरिजन में छोटी सी हो गई, ऐसे मूव करा दिया ना, तो इनिशियली जब हमने मीन पोजीशन फाइंड किया ना, तो उस समय mg ऐसे लग रहा था,
और टेंशन फोर्स की वैल्यू ऐसे, लेकिन जब यहां पर पहुंचे तो टेंशन फोर्स तो ऐसे लग रहा है लेकिन शायद mg ऐसे लग रहा हो। mg विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। अब पेंडुलम में जरा सा भी चल गया तो अर्थ तो जरा सी है ना, इसका मतलब ये वाला फोर्स इधर आएगा। तो समझ में आया? इस वाली डिस्टेंस को हमने x बोल दिया, इस एंगल को थीटा बोल दिया। अगर ये वाला एंगल थीटा बोल दिया तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा। mg का ये कंपोनेंट कितना आ गया, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, mg sin थीटा। बता सकते हो mg cos थीटा रिस्टोरिंग है, mg sin थीटा रिस्टोरिंग है? mg sin थीटा रिस्टोरिंग, mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, और हमें रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत थी, लेकिन पेंडुलम अर्थ के क्लोज था, मतलब ये वाला गैप टेंडिंग टुवर्ड जीरो, राइट। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, F रिस्टोरिंग विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू साइन थीटा। कुछ बात समझ में आई? साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, अगर छोटे ऑसिलेशन की बात करोगे तो बोलोगे थीटा, या मुझे तो राइट एंगल ट्रायंगल ही दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही दिख रहा है तो साइन थीटा लिख दो ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज है क्या, दैट इज अर्थ रेडियस। इसका मतलब मैं साइन थीटा को या तो ऐसे लिख सकता हूं, एफ आर विल बी इक्वल टू एम जी इंटू थीटा, या मैं सीधे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूं, सेम लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ। वैसे भी लेंथ तो आना ही नहीं था क्योंकि लेंथ तो ऑलरेडी इनफाइनाइट था। यहां से एक्स किधर था, राइट साइड पर, रिस्टोरिंग फोर्स किधर था, लेफ्ट साइड पर। क्या दोनों अपोजिट है? और अगर दोनों अपोजिट है इसका मतलब दिस मोशन इज सर्टेनली सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी g डिवाइडेड बाय आर ई इंटू एक्स, और दोनों अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। इज दिस मोशन एज सच? यस। और इस मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई आर ई, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू द रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाई आर ई, देन टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर ई डिवाइडेड बाई जी। इसको देख के कुछ याद आती? यही टाइम पीरियड पोलर सैटेलाइट का भी था, और यही टाइम पीरियड मैंने कल भी बताया था किसी चीज के लिए। यही टाइम पीरियड था जब टनल सेंटर से जाती थी वहां के पार्टिकल का, और अगर टनल सेंटर से नहीं भी जाती ना तो वहां का टाइम पीरियड भी सेम आ रहा था, और वही टाइम पीरियड आ रहा है इनफाइनाइट लेंथ के सिंपल पेंडुलम का। हमारे पास बस स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, कोई भी सवाल पूछे पहले मेन पोजीशन फाइंड करो, इसके बाद उसे मूव करा दो, जनरल पोजीशन पे ऑब्जर्व करो, फोर्स निकालो, अगर फोर्स एक्स प्रोपोर्शनल आ जाए, अपोजिट आ जाए तो बोल देना क्या, एसएचएम हो गया। और एसएचएम जब निकल आए तो लास्ट में कंपेयर कर दो किससे, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गया, टाइम पीरियड की वैल्यू मिल गई। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, राइट। एसएचएम है तो किसी भी चैप्टर से कनेक्ट कर देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कनेक्ट कर देगा, रोटेशन से कनेक्ट करेगा, मैग्नेटिज्म से कनेक्ट करेगा, सब जगह कनेक्ट करेगा। एक सवाल उसने एक बार पूछा है कि रिंग है और इस रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये इस रिंग की एक्सिस है, इस चार्ज की वैल्यू क्यू के इक्वल है। एक चार्ज है जो इस लाइन पर ऑसिलेट कर सकता है, क्या वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है? रिंग के पास चार्ज की वैल्यू क्यू है और इस रिंग का रेडियस आर के इक्वल है, ये रिंग का सेंटर था। तो सवाल ये कि इस लाइन पर अगर कोई चार्ज ऑसिलेट कर सकता है तो क्या पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों? रिंग के सेंटर पर फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी, तो वहां पे मैं कैसा भी चार्ज रख दूंगा, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो आएगा। तो मीन पोजीशन तो मिल गई, लेकिन जैसे धक्का दे के आगे ले जाऊंगा ना, रिंग का रिपल्सन खुद इसे कहां पहुंचा देगा, इनफाइनाइट पहुंचा देगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट ऑसिलेट, लेकिन क्या नेगेटिव कर सकता? नेगेटिव चार्ज को सेंटर पे रखो, आगे ले जाओ, रिंग उसे वापस खींच के लाएगी, पीछे ले जाओगे तो रिंग उसे खुद वापस खींच के लाएगी। इसका मतलब दोनों सिचुएशन रिस्टोरिंग है,
तो ऑसिलेशन तो हो गए, बात समझ में आती। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने मीन पोजीशन फाइंड कर ली और वो यहां पर आ गए। एक बात हमने और भी क्लियर कर ली कि चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। फिर हमने क्या किया, चार्ज को चला दिया और चलाने के बाद मैंने चार्ज को यहाँ पे ऑब्जर्व किया और ये वाला डिस्टेंस x के इक्वल था। इस वाले पॉइंट को अगर मैं P बोल देता ना तो बता सकते हो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। P पॉइंट पर देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज रिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, राइट साइड पर होगी। तो P पॉइंट पर रिंग ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी, अगर तुम्हें याद होगा तो शायद ऐसे आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। याद है कि नहीं याद है? एक चार्ज रिंग की वजह से उसकी एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा, और निगेटिव चार्ज था तो फोर्स इधर आएगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी लिख दी? फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब रिस्टोरिंग चार्ज इनटू फील्ड, और फील्ड कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगला सवाल क्या है सचम? Is this motion SHM? Obviously no. This force is not proportional to x. This force is proportional to x divided by x square plus r square to the power 3/2। तो मैं एक बात तो बोल सकता हूं कि this motion is oscillation but not simple harmonic motion। ये SHM है नहीं, oscillation ऐसे चलेगा, लेकिन हम इसे SHM बना सकते हैं। कैसे? सारा का सारा डिस्टरबेंस नीचे वाला x कर रहा है, और इस x की अहमियत खत्म करने का एक तरीका है क्या, उसको आर स्क्वायर के कंपैरिजन में छोटा कर दो। राइट, x छोटा नहीं है, बट मैं अगर ये बोल देता कि x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती ना, तो x स्क्वायर की वैल्यू भी r स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत छोटी आती है। और तब मैं ऐसे बोल सकता था कि एक्स स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर तो उड़ जाएगा ना, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर अगर उड़ गया तो मैं बोल सकता हूं दैट मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन स्टेटमेंट पता चला रिंग इतनी बड़ी दे दी, बोला स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन उतना करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है, अगर उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का टर्म लिखा जा सकता है क्या, सिंपली आर स्क्वायर। तो अगर मैं ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगा देता ना, तो मैं ऐसे बोलता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q मल्टीप्लाइड बाय x, और इसको अगर उड़ा दोगे तो नीचे बचेगा कितना, आर क्यू। एक्स स्क्वायर तो हमने गैप कर दिया, बचा आर स्क्वायर, उसका भी पावर कितना था 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आर क्यू। क्या अब ये फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है? पार्टिकल आगे गया तो फोर्स पीछे लगा, पार्टिकल पीछे गया तो फोर्स आगे लगा। अगर प्रोपोर्शनल भी अपोजिट भी तो मैं यहीं से बोल सकता हूं F can be written like this, Q into small q divided by 4 pi epsilon naught RQ multiplied by x, hence this motion will be simple harmonic motion। कुछ नहीं कर रहा हूं, 5 स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं और बाकी मैं केवल फोर्सेस लिख रहा हूं। एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन आ गया, उसको भी कर लिया, बस समझ में आ गई। फोर्स को लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को राइट साइड पर ले जाओगे, Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई x। तो ये क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m मल्टीप्लाइड बाई आर क्यू। कभी कभी एसएचएम होता नहीं, बनाना पड़ता। मैं भी पहली बार है, मुझे एसएचएम नहीं देखा, लेकिन एक चीज दिख गई कि अगर नीचे वाला एक्स स्क्वायर गायब हो जाए ना, तो फिर यही मोशन क्या बन जाएगा,
सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाए। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना, इतना क्लियर हो? एक और है सच, हम देख लेते हैं। एक हमारे पास पहिया है, डिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ऐसे कर, और यहां पर एक ग्राउंड था, एंड ग्राउंड वाज रफ। इसका मास गिवन था, रेडियस गिवन था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन था, और ये वाला जो ग्राउंड था ना, दैट ग्राउंड वाज रफ। अच्छा, एक बात समझ में आती होगी, इस पहिए को रोल करा देते तो पता है पहिया कैसे चलेगा? ऐसे। अगर ग्राउंड स्मूथ होता तो ऐसे भागता, और ग्राउंड अगर रफ होगा तो इसे तो रोल करना भी। तो आई थिंक ये ऐसे ऐसे करके रोल करेगा। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सच हम कर सकता है? पहिया कैसे भी चले, उसका सेंटर स्ट्रेट लाइन पर ही चलेगा। इसका मतलब इस पहिए का जो सेंटर है ना, उसकी ऑसिलेशन की पॉसिबिलिटीज है। हमें अपने स्टेप पे बिल्कुल क्लियर रहना, ठीक है ना? एसएचएम के बहाने और भी चीजें सीखनी होती है ना। एसएचएम तो सीख ही लिया ना, 5 ही स्टेप होते हैं, 5 फॉलो कर दोगे एसएचएम। हमने पहले इसको चला दिया, चलाने के बाद छोड़ दिया, पहला स्टेप फॉलो किया, मीन पोजीशन मिल गई, मीन पोजीशन यहाँ पे आ गई। फिर हमने इसको मूव कराने के बाद ऑब्जर्व किया, तो जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये पहिया यहाँ पर था, इस जगह पर एक्स डिस्टेंस चल के आया था, और स्प्रिंग इलोंगेट हो गई होगी। बात समझ में आ गई? इतना ही पता करना था कि इसका एक्सलरेशन एक्स के प्रोपोर्शनल है या नहीं। अभी पहिया लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है। चलो मैंने मान लिया कि राइट में जा रहा है और v वेलोसिटी से जा रहा है, तो पक्का इसके पास एक मोशन और भी होगा। कौन सा? रोटेशन। रोलिंग तो ऐसे ही होते हैं ना, उसके पास रोटेशन भी होता है और उसके पास ट्रांसलेशन भी होता है। लेकिन अगर ये बोल दिया गया कि प्योर रोलिंग है ना, इसका मतलब ये वाला पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा, तो इसके पास v आगे था और r ओमेगा किधर था? पीछे था। क्या मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू? बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही होते हैं, कहने को बोल सकते हो डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट इसी बात पर है कि हम छोटी छोटी बातें अप्लाई करना नहीं जानते। अदरवाइज मैं एक भी डिफिकल्ट स्टेटमेंट बोलूं तो बता देना। रोलिंग भी सबके सब जानते हैं, मोशन ऑब्जर्व करना ये भी सबके सब जानते हैं, एक्सलरेशन निकालना है वो भी सेंटर का निकालना है, तो हम बार निकाल चुके होंगे। हमें एक चीज और पता चल गई कि v इक्वल टू r, लेकिन वेलोसिटी और ओमेगा फिलहाल तो हमारे किसी काम के हैं नहीं, हमारे मतलब की बातें एक्सलरेशन। लेकिन यहां पर रोलिंग हो रही तो एक एक्सलरेशन और भी आएगा। कौन सा? एंगुलर एक्सलरेशन। तो मैं इसी फिगर को अलग बना लेता हूं। ये इसके पास एक एक्सलरेशन इधर था और इसके पास एक एंगुलर एक्सलरेशन ऐसे आएगा, तो ट्रांसलेशन की वजह से ए से आगे जा रहा है और रोटेशन की वजह से आर अल्फा से पीछे जा रहा है, और ए की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी आर अल्फा। ये कंडीशन कहां से लिखी? प्योर रोलिंग से लिखी। प्योर रोलिंग है तभी तो लिख सकते हैं ना, v इक्वल टू आर ओमेगा इक्वल टू आर अल्फा, राइट? इस पर एक फोर्स भी लग रहा था, किसने लगाया था? स्प्रिंग ने लगाया था। एक बात बता सकते हो, स्प्रिंग कौन सा मोशन देने की कोशिश कर रहे हैं? ट्रांसलेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, और केवल अगर स्प्रिंग होती ना तो ट्रांसलेट ही करता, लेकिन जैसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करी ना, ग्राउंड का फ्रिक्शन एक्टिवेट हो गया, उसने क्या किया? रोटेशन भी दे दिया। इसका मतलब इसी पहिए पर इस जगह पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन कैसा लग रहा होगा? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक प्रॉब्लम है कि वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता होती। काइनेटिक फ्रिक्शन की एक बढ़िया बात है, सीधे लिख दो म्यू इनटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक रेंज में लगता है, 0 और म्यू एन के बीच में लगता है, लेकिन काइनेटिक हमेशा म्यू एन पे लगते हो। सोचते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत बोलते रहना चाहिए, एक दिन ऐसा आता है कि नहीं बात सारी चीजें बातें बातें हम सॉल्व हो जाती। स्प्रिंग ने क्या काम किया? ट्रांसलेट कराने का। जब इसने ट्रांसलेट करने की कोशिश करी तो पहिए का नीचे वाला पॉइंट जब आगे स्लिप करने की कोशिश किया तो फ्रिक्शन पीछे आ गया। उसी फ्रिक्शन ने क्या कर दिया? रोटेशन करा दिया। एक काम करते, इसके सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास को देखता तो मैं ऐसे बोलता
कि राइट साइड पर फोर्स kx लग रहा है, लेफ्ट साइड पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, एंड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ। जब हम पॉइंट मास के लिए लिखते हैं तो बोलते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जब रिजिड बॉडी के लिए लिखते हैं तो बोलते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आई थिंक अगर यूनिफॉर्म पहिया था उसका सेंटर भी मिड में ही होगा, और उसका एक्सेलरेशन कितना मान लिया, ए मान लिया। हमारा पर्पस कुछ और है, हमारा पर्पस ए निकालना है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है क्या फ्रिक्शन कितना लगे। इसका मतलब मुझे फर्दर इक्वेशंस की जरूरत होगी, तो फर्दर इक्वेशन बनानी तो जाके इसके सेंटर पे बैठ जाओ ना। सेंटर पर बैठने से फायदा क्या होगा, सेंटर पर बैठने से एक फायदा होगा कि इस पहिए का ट्रांसलेशन मुझे नहीं दिखे। एक नुकसान भी होगा कि सूडो फोर्स भी आएगा, लेकिन नुकसान काफी बुरा नहीं होगा। क्यों, सूडो फोर्स भी कहां लगेगा, खुद उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क और सूडो फोर्स का टॉर्क दोनों कितने हो जाएंगे, 0। mg का कोई टॉर्क आएगा नहीं, नॉर्मल फोर्स का कोई टॉर्क आएगा नहीं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देने वाला केवल कौन सा फोर्स था, फ्रिक्शन था। टॉर्क लिखना आता है, कैसे लिखा जाता है, टॉर्क लिखा जाता है फोर्स इनटू फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितना आ गया, आर के इक्वल आ गया। क्या सेंटर ऑफ मास से देखने पे हमें प्योर रोटेशन दिखता है, और प्योर रोटेशन का टॉर्क कितना लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है, इक्वल टू, सॉरी, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो दिस टॉर्क कैन बी रिटन एज आई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। एक फायदा हो गया क्या, एफ एस की वैल्यू आ गई, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि अल्फा भी आ गया, लेकिन अल्फा प्रॉब्लम है नहीं। क्यों, क्योंकि अल्फा कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ के। अब मैं सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देता हूं। यहां पे मैंने लिखा क्या, कि एक्स माइनस एफ एस की वैल्यू को क्या लिखोगे, आई अल्फा डिवाइडेड बाई आर, और अल्फा की वैल्यू को क्या लिखोगे, ए डिवाइडेड बाई आर। एफ एस की वैल्यू आ गई, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू, क्या मकसद क्या था, मकसद तो ए निकालना था ना, शायद ए निकल के आ रहा है। इस वाले टर्म को राइट में ले जाओ तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, m इंटू ए, एम ए बाहर निकाल लिया, और प्लस आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ए बाहर निकाल लिया। राइट साइड पे हमारे पास क्या बच गया, राइट साइड पे बच गया कितना, x। हमने फिलहाल मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं। एक बात में बिल्कुल क्लियर है कि एक्सलरेशन हमने इधर माना था और x किधर आ रहा था, पीछे। तो क्या a और x ऑलरेडी अपोजिट थे, तो अगर a और x ऑलरेडी अपोजिट थे तो यहां पर क्या लगा सकते हैं, एक माइनस। एटलीस्ट इतना तो पता चल गया ना कि इज प्रोपोर्शनल टू x एंड इज अपोजिट टू x। अगर a x के प्रोपोर्शनल भी अपोजिट भी, इसका मतलब है मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यहां से a की वैल्यू को लिख सकते हैं कितना, a कैन बी रिटन एज माइनस k डिवाइडेड बाई m प्लस आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई x, और इसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन बदलने दो उसे, क्या फर्क पड़ता है, हमें फोर्स आता है, हमें 5 स्टेप्स आते हैं ना, वो फाइनली सॉल्व ही होने वाला। कुछ क्लियर हुआ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम प्लस आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है, इसी को इंक्लाइन पे रख देगा तो एक एम जी साइन थीटा और आ जाएगा। अभी हॉरिजॉन्टल रखा है तो एम जी का कोई कंपोनेंट नहीं, और इंक्लाइन पे रख देगा तो क्या होगा, एम जी साइन थीटा आएगा। हॉरिजॉन्टल पे रखा है तो स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पर है तब मीन पोजीशन आती, इंक्लाइन पे रखेगा तो स्प्रिंग इलोंगेटेड होगी तब मीन पोजीशन आएगी। फर्क क्या पड़ने वाला है, फाइंड द मीन पोजीशन, डिस्प्लेस द पार्टिकल, ऑब्जर्व एट सम जनरल पॉइंट, देन कैलकुलेट द फोर्स, एंड इफ फोर्स इक्वल टू माइनस एक्स टाइप देन वी कैन से मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। अभी तक की बातों में किसी को डाउट, क्वेश्चन बदलते जाएंगे, बस सोच नहीं बदलना है। हमें अल्टीमेटली एक्सलरेशन निकालना है। अगर वो एक्स के प्रोपोर्शनल अपोजिट आ गया तो हम बोल सकते हैं कि दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कितना क्लियर हो, राइट, इसको नोट करो।
हो गया। नेक्स्ट करें। इसकी कैलकुलेशन वैसे कर सकते हो, इसको मानोगे थीटा, दिस विल बी एम जी प्लस ए cos theta and this will be m g plus a sin theta। और स्टोरिंग फोर्स का काम कौन करेगा, m g प्लस ए साइन थीटा। देन साइन थीटा को लिख सकते हो कितना, साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एंड दैट विल बी एक्स बाई एल। यहां से फोर्स आ जाएगा m इंटू जी प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाई एल। देन ए विल बी इक्वल टू g plus a divided by L into x।
हो गया। हो गया, नेक्स्ट करें। इसमें भी वही करना है, दिस इज थीटा, this component will be mg minus a cos theta and this component will be mg minus a sin theta. The restoring force can be written as mg minus a into sin theta. Then restoring force will be mg minus a or sin theta equal to theta. Then mass a simply written as m, इसको कैपिटल ए मान लेते हैं. This will be g minus a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल, और ओमेगा की वैल्यू आएगी जी माइनस ए डिवाइडेड बाई एल. मेथड सेम होगा, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स एंड देन कैलकुलेट एक्सलरेशन. क्या हुआ? हाँ. हाँ, वो ऐसे चल रहा होगा ना, सर्कुलर मोशन करेगा. तुम सेंटर पे बैठोगे तो इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ऐसे चलेगा ना, सर्कुलर मोशन. ऑसिलेशन है वो, ठीक है, एसएचएम नहीं, ठीक है ना. नोट किया? ये केस तब होगा जब लिफ्ट का एक्सलरेशन डाउनवर्ड होगा और ए की वैल्यू जी से ज्यादा होगी, ठीक है ना. तो रस्सी ऐसे टाइट होगी, मास ऊपर भागने की कोशिश करेगा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट. हो गया.
नेक्स्ट करा। हो गया। इसमें हेडिंग डाल लेना सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ।
तुम नोट नहीं कर रहे हो क्या? नोट नहीं कर रहे हो? कर रहे हो? इसमें एक नोट लगा लेना तो समझ में आएगा. अर्थ विल लुक स्मॉलर एज कंपेयर टू द पेंडुलम. हो गया. नेक्स्ट करें. और ये भी ध्यान रखना, रिंग विल बी फिक्स्ड. इट्स अ फिक्स्ड रिंग. नहीं तो रिंग का फोर्स तो रिंग को भी चला सकता है. हो गया. हो गया.
नेक्स्ट करें। कोई डाउट आज के क्लास में? तो अगली क्लास कब होगी? 1 जून। ठीक है, 1 जून को नेक्स्ट क्लास होगी।